जनादेश में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और जो रिजल्ट हैं वो इस बार आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके क्लियर होने में काफ़ी समय लग रहा है, क्योंकि टक्कर बड़ी कांटे की है और एक के बाद एक जो ऊपर नीचे का खेल चल रहा है। कभी 100, 200, 500 इस तरह के भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आप जाके आंकड़े देख सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं और जो एनडीए अलायंस के उम्मीदवार हैं उनके बीच इस तरह के कांटे की टक्कर आ रही है। इस कारण से जो सीधे सीधे जीत और हार का आंकड़ा घोषित होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कौन 5 सबसे बड़े प्लेयर 2024 के बन के उभरे हैं, कौन लोग हैं, वो कौन सी पार्टियां हैं। उसमें मैं मानता हूं कि इस बार अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं वो इस पूरे खेल में सबसे बड़े किंग मेकर की भूमिका में हैं। ममता बनर्जी 31 सीटों के साथ मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली हैं। अब आगे आने वाले दिनों में वो एनडीए के साथ जाके बैठ जाती हैं या इंडिया के साथ जाके बैठ जाती हैं, ये भी मामला बड़ा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। डीएमके के स्टालिन 21 सीटों के साथ जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि तीसरे नंबर के प्लेयर बन के उभरे हैं। नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि शायद इस बार उतनी सीटें उनकी नहीं आएंगी, लेकिन नीतीश कुमार की 14 सीटें यानी कि जेडीयू की 14 सीटें आई हुई हैं। और चंद्रबाबू नायडू तमाम हिचकोले खाते हुए, जेल की यात्रा करते हुए 14 सीटों को लेकर के वो काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं और एनडीए के संयोजक भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आ रहा है। और शिवसेना, जिसको कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में डार्क हॉर्स बन के उभरने वाले उद्धव ठाकरे 11 सीटों पर अपनी जीत लगभग सुनिश्चित कर चुके हैं। इनमें से 2 पार्टियां यानी कि जेडीयू नीतीश कुमार और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू, ये 2 लोग हैं जो पहले से ही इंडिया अलायंस के साथ हैं। लेकिन अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ हैं और नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, किसी के साथ नहीं है। सारा दारो मदार ममता बनर्जी के ऊपर दिखता है कि वो किस तरफ जाकर बैठती हैं। अगर वो इंडिया अलायंस के साथ जाके बैठ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब चूँकि जगह जगह से ये भी कयास सुनने को मिल रहे हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है नहीं कह सकते, ना ये मेरे विचार हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसा कि नीतीश कुमार जी का कैरेक्टर है, अगर उनको कुछ ऐसा मिलता हुआ दिखाई दे जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऑफर न कर पाए तो उनके ऊपर भी दांव लगाया जा सकता है और इंडिया अलायंस उनके ऊपर दांव लगा सकता है। कह रहे हैं कि शरद पवार उनसे ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे उनके संपर्क में है, कांग्रेस के जो कुछ सूत्र हैं उनके संपर्क में है। तो मामला बड़ा दिलचस्प बन गया है। भले अभी रिजल्ट पूरी तरह से नहीं आए हों, लेकिन हर विश्लेषक के लिए, हर समाचार न्यूज से जुड़े हुए किसी भी पर्सन या पर्सनालिटी के लिए पिक्चर लगभग साफ है। अब साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 235 से 241 सीटों पर डायरेक्ट जीतते हुए दिखाई दे रही है। बाकी का जो आंकड़ा उनके सामने दिखाई दे रहा है और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, राहुल गांधी जो चिल्ला के मीडिया के सामने बोल रहे थे 295, तो 295 इस समय भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े पर टिकी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर 231 हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी की अगर 31 सीटें जुड़ जाती हैं तो ये संख्या 200 सीधे 62 हो जाती है। और इसके अलावा जो अदर्स की संख्या में खड़े हैं लोग, वो जुड़ जाते हैं तो ये संख्या सीधे जो है 280 के आसपास पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर जोड़ तोड़ हुआ और लोगों को इंडिया अलायंस के साथ आराम दिखा और सहूलियत दिखी तो कुछ भी हो सकता है। इस समय बात यहीं पर आके टिकी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का जो कौशल है वो काफ़ी जो है मजबूत है। और कहा जाता है कि जब ये लोग फ़ोन उठा करके किसी भी घटक दल से बात करें तो इनको सहयोग ही मिलता है, असहयोग नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में शहनवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम शहनवाज जी के पास चलते हैं, उनसे जानना चाहते हैं। पहला सवाल ये कि आप चूँकि जब 29 साल के थे तो भारत में वाजपेयी सरकार में आप कैबिनेट मंत्री बन गए थे, तब से लेकर के अब तक का जो इतना लंबा अनुभव, लंबा सफ़र राजनीति में आपका रहा, इस बार क्या ऐसा हुआ कि सारे एग्जिट पोल लगभग फेल कर गए?
हाँ, ये सही है कि जो एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे वो रिजल्ट उस तरह का नहीं आ रहा। जी और हमने भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में जाकर बातचीत किया था जी और हमने कहा था आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। जी ये 3 बात मैंने आपके स्टूडियो में आकर आपके एंकर से कही थी बिल्कुल। और वो बात सही हुआ। आ रहे हैं मोदी, जीत रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपके स्क्रीन पर 295 दिख रहा है हमें। बिल्कुल दिख रहा है जी। 295 दिखने का मतलब 272 से प्लस, बिल्कुल तो यानी हम बहुमत से, मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये नेहरू जी को एजाज हासिल था, बिल्कुल। अब वो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और क्योंकि अब नवीन बाबू भी चुनाव हार गए हैं, तो अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल को जोड़ लेंगे तो भारतीय राजनीति में सबसे लंबे कार्यकाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिला के वो रहने वाले। बिल्कुल। एक और तो सवाल एक बड़ी बात है। एक और सवाल छोटा सा, क्योंकि रजत जी जब इंटरव्यू ले रहे थे भारत मंडपम में प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी ने हंसते हंसते मजाक मजाक में स्वीकार कर लिया था कि 400 का नारा तो जो है इन लोगों को गुमराह करने के लिए, इन लोगों को कोई अलग लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हमने दिया था। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि भाई 400 का आंकड़ा तो पार नहीं होगा, लेकिन 400 के आंकड़े में इन लोगों को उन्होंने उलझा दिया। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री बात करेंगे पार्टी ऑफिस में और कोई कार्यकर्ता उनसे सवाल करेगा कि प्रधानमंत्री जी 400 तक तो हम नहीं पहुंचे, हम तो 250 तक भी सीधे सीधे नहीं पहुंच पाए अकेले भारतीय जनता पार्टी, तो आपको क्या लगता है कि ये सवाल का जवाब क्या देंगे? अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी आप होते तो क्या जवाब देते? देखिए, जब शुरू में हम लोग नारा लगाते थे 80 में, 84 में, 89 में, तो क्या नारा लगाते थे? अब की बारी अटल बिहारी। बिल्कुल। और चुनाव आता था तो बारी नहीं आती थी। अटल जी ने एक बार कहा भी कि बार बार आप लोग नारा लगाते हो अब की बारी अटल बिहारी, और कार्यकर्ता के नारा लगाने से नहीं, जनता न बनाएगी, बारी देगी तो बारी मिलेगी जी। तो हम लोगों का क्या है, अगर ये आंकड़ा 395 भी होता ना जी, 295 की जगह 395 होता, तब भी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आते, कहते देखो मोदी को हमने रोक लिया, 400 के नीचे रोक लिया। अरे टारगेट तो बड़ा बनाना है। बिल्कुल। अगर कोई आदमी कंपनी खोलता है तो वो सोचता है कि पूरे देश की बड़ी कंपनी हो। कोई आदमी चैनल खोलता है तो सोचता है उसका चैनल नंबर 1 हो टीआरपी में, और यही कह के वो शुरू करता है। तो जब आदमी टारगेट भी बड़ा नहीं रखे तो आप क्या चाहते थे? हम इन लोगों की तरफ कह देते कि 295, उन्होंने अपने लिए कहा 295 आया, हमें 295 तो हमें तो आ ही गया। खुदा ने उनकी जबान पे ये नहीं कहा कि। सवाल धन्यवाद जी। आमतौर पर प्रधानमंत्री जी ने भी कई अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत जैसे बड़े देश का 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहना और 10 वर्षों तक शासन चलाना, प्लस 2001 से लेकर 2013 तक मुख्यमंत्री रहना, यानी पूरे 23 साल अपना सार्वजनिक जीवन का एक तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम और पीएम के रूप में खड़े रहे। एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज़ होती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को कितने हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काउंटर किया है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए उपेंद्र जी, आप तो पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से जानते हैं। ये भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री लोग थोड़े दिन के लिए हो जाए तो बड़ी गर्व की बात होती है। अब ये लगातार 15 साल रहेंगे और इंशाल्लाह 29 में भी जीतेंगे, लेकिन 272 से 303 होना और फिर उसके बाद अपने एनडीए के साथियों के दम पे सरकार बना लेना 295 लाके, ये आंकड़ा और बढ़ेगा थोड़ा जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी को, मैं तो उनकी पार्टी का हूं, उनका अपना हूं, तो मैं तो दूंगा ही क्रेडिट। शहनवाज जी, आपसे मेरा एक सवाल और ये बनता है कि आज प्रधानमंत्री हमेशा के बाद 3 बार उन्होंने जीत का रिजल्ट आने के बाद पार्टी ऑफिस से लोगों को एड्रेस किया। आज खबर आ चुकी है मीडिया में कि फिर वो शाम को 7 बजे
जो है एड्रेस करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, और दिल्ली प्रदेश की टीम जो है वहाँ पे काफ़ी लोगों को, कार्यकर्ताओं को ऑलरेडी इकट्ठा कर रही है, उनका अरेंजमेंट कर रही है। आज कितना उत्साह होगा, या उत्साह उतना नहीं होगा जितना हमेशा रहा है? भाई क्यों नहीं उत्साह होगा उपेंद्र जी? 296 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, आ गए हैं मोदी, शपथ लेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, और लोग से यही कहेंगे हम बढ़ गए, हम बढ़ गए, हम बढ़ गए। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, आप बढ़ गए, बधाई हो आपको। शहनवाज जी, एक लेकिन सवाल और, सरकार तो बन रही है, एक सवाल और, सरकार बना रहे हैं आज मोदी। एक बड़ी, कोई शक की गुंजाइश है क्या? नहीं कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक चीज आज बड़ा चौंकाने वाली हुई है। जिस तरीके से शेयर बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मार्केट ने एक तरीके से गोता लगा लिया, मार्केट धड़ाम हो गया, नीचे गिर गया, उससे आम निवेशकों का ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इवन निफ्टी और बीएसई दोनों में जो गिरावट का स्तर है वो सारे आंकड़े क्रॉस कर गया। यानी 2004 की गिरावट अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी, 2024 की गिरावट भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट हो गई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, शेयर मार्केट ज़्यादा समझता नहीं हूँ जी। आप ही बता दीजिए कि 230 उधर दिखा उसके लिए गिर गया, या हम 296 हैं इसलिए गिर गया? उनको विश्वास किस पे नहीं था जो गिरा है? क्योंकि अगर सीटें एग्जिट पोल के वक्त तो बहुत बढ़ गया था। आप ही के चैनल पे देखा था मैंने। थे, यस। हाँ, तो अगर सीटें नहीं आई, लेकिन जो निवेशक हैं, जो भारत के लोग हैं, जो बाहर के भी हैं, उनको यकीन रखना चाहिए कि लंबे काल तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। आज कल बैठक होगी, नेता चुने जाएंगे उसके बाद, और जल्दी शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण हम आपको उपेंद्र जी भेजेंगे। आप पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आइएगा। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए फिर से नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। जो भारत एक्सप्रेस के दर्शक हैं उनको भी बहुत बधाई, मुबारकबाद देता हूं कि आपको एक अच्छा प्रधानमंत्री फिर मिल रहा है। आपने कुछ खोया नहीं है, हमने कुछ सीटें खोई ज़रूर है, लेकिन आपने कुछ नहीं खोया। आपको नरेंद्र मोदी के तौर पर एक अच्छा प्रधानमंत्री मिल रहा है। शहनवाज जी, आप शायद कहीं जाने वाले थे, बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला। हमेशा आप भारत एक्सप्रेस का साथ देते हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।